टाइमलाइन की तो दिल्ली में कौन कौन से रूलर थे। पहला कि सल्तनत पीरियड की स्टडी करेंगे हम कि सल्तनत पीरियड में कौन कौन से रूलर हुए हैं। स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तो प्रॉपर एक टाइमलाइन देखेंगे हम लोग कौन कौन से रूलर हैं, दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों इधर अधिकतर जो मुस्लिम या टर्किश रूलर थे इधर ही क्यों आए, क्यों इधर इन्वेड किया, उसको स्टडी करेंगे। तो ये पहला टाइमलाइन देखेंगे हम लोग। फिर एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं, तो इसमें आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी और एक रफ पिक्चर मिल जाएगा कि आखिर दिल्ली सल्तनत पीरियड में क्या हो रहा था। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इसमें जो भी इन्वेजन हुआ, कि पहला मुस्लिम जो इन्वेजन हो रहा था मोहम्मद बिन कासिम ने किया, उसको स्टडी करेंगे। फिर तुर्की से जो पहला इन्वेजन हुआ मोहम्मद गजनवी का, दूसरा मोहम्मद घोरी का, उसके बारे में एक ब्रीफ देखेंगे। फिर ये जो रूलर हुए स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इसको स्टडी करेंगे। फिर उस टाइम में स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से एरियाज़ पे ये कवर करके रखे थे, उसको हम स्टडी करेंगे इस पिक्चर के थ्रू। फिर लूसेंट से हम लोग डिफरेंट टर्म्स जो है उसको स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने ये ट्रायंगल बना के रखा है, तो ट्रायंगल का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं या फिर एसएससी में पूछे गए हैं, तो वहाँ पे मैंने उसे ट्रायंगल के फॉर्म में दिया है। तो वहाँ से आप एक भी मिल जाएगा कि ये सब चीज़ें पीवाईक्यूज़ में आ चुकी हैं, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और फिर जलालुद्दीन खिलजी का, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट इसमें फिगर है एक। फिर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसको देखेंगे। फिर इनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। लोधी डायनेस्टी को लास्ट में, लोधी डायनेस्टी देख के पूरा ये जो सल्तनत पीरियड है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो पहले देखते हैं कि दिल्ली जो जहाँ पे रूल हो रहा था वो पोजीशन कौन था, दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया, तो ये थे हमारे तोमर्स। तो 900 से लेके 1200 सेंचुरी के बीच में, एडी के बीच में तोमर्स थे जिन्होंने कैपिटल बनाया दिल्ली को। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, तोमर्स। उसके बाद से आते हैं पाल डायनेस्टी के आनंद पाल ने 1130 से लेके 1145 तक यहाँ पे रूल किया। उसके बाद से चौहान्स आते हैं। चौहान्स में नाम आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे इनका नाम आता है। ये 1165 से लेके 1192 तक पूरा रूल रहता है चौहान्स का। पृथ्वीराज चौहान का 1175 से 1192 तक। उसके बाद से देखिए हम इधर, फिर नीचे, इधर से हम नीचे आते हैं। एक मिनट, ये यहाँ से ऐसे चल रहा है टाइमलाइन। ये पूरा टाइमलाइन इस तरह से है, थोड़ा फेड हो चुका है, अभी क्लियर दिखेगा आपको। तो ये टाइमलाइन पीरियड है पूरा। फिर यहाँ से अर्ली टर्किश रूलर्स आते हैं, जो टर्की के रूलर हैं। तो 1206 से लेके 1287 तक ये लोग रूल करते हैं यहाँ पे। 1206 से लेके 1287। तो इसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक दिखेगा, फिर उसकी इल्तुतमिश, उसके बाद से फिर रजिया सुल्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पहली महिला सुल्तान थी इसमें, इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत में। फिर गियासुद्दीन बलबन को देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये काफ़ी पावरफुल रूलर था। उसके बाद से इधर देखिए तो खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, देन अलाउद्दीन खिलजी, 1290 से लेके 1316 तक पूरा खिलजी डायनेस्टी का रूल रहता है। जलालुद्दीन खिलजी 6 साल तक शासन करता है लेटर ऑन। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये नाम है इसको। और 1325 से लेकर 1351 तक ये रूल करता है। और इसके बाद से फिरोजा शाह तुगलक थोड़ा रिलीजियस नेचर का था ये बंदा। फिर खिजर खान के बारे में पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1421 तक। फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1489 तक, बहलूल लोधी। फिर 1526, इसके बाद से फिर मुगल पीरियड शुरू होने लगेगा। तो ये बेसिक दिल्ली के का एक पीरियड 9th सेंचुरी से हमने देख लिया कौन कौन से रूलर हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद कैसे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो एक टाइम पीरियड आपको ये याद होना चाहिए। अब इसके डिटेल्स में हम देखेंगे धीरे धीरे, और फिर टाइमलाइन को भी रेफर करते रहेंगे बीच में, ताकि ये चीज़ें याद रहे हमें। तो पहले आते हैं कि दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया।
तो दिल्ली बिकेम द इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। तो एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी 12वीं शताब्दी में। जो तोमर राजपूत थे, तोमर राजपूत ने दिल्ली को अपना पहला कैपिटल बनाया। तो तोमर राजपूत थे, अभी भी नाम हम लोग सुनते हैं हरियाणा में। तो दिल्ली बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ देयर किंगडम। दे वर डिफीटेड बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। और इनको किसने हराया? चौहान्स हराए 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में इन्हें चौहान्स ने हराया। और जो तोमर का जो राज्य था चौहान्स का, उस समय दिल्ली एक बहुत इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। बहुत सारे जो जैन मर्चेंट थे वो यहाँ पे सिटी में रहते थे, और बहुत सारे टेम्पल्स का भी इन्होंने निर्माण किया। इस समय कॉइन जो मिंट होते थे उन्हें हम बोलते थे देहली वाल, और काफ़ी सर्कुलेशन में था ये। तो तोमर्स और चौहान्स के टाइम में दिल्ली काफ़ी एक फ्लोरिशिंग सिटी था यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉइन्स मिंटेड होते थे उनको देहली वाल बोला जाता था। और चौहान्स और तोमर्स ने यहाँ पे अच्छा समय तक रूल किया। 900 से लेके 1200 सेंचुरी तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया। जब 13वीं सेंचुरी शुरू होती है, इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, क्या होता है? धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है दिल्ली का एक कैपिटल के रूप में, और यहीं से फाउंडेशन स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे इन्वेजन होता है, इन्वेजन के थ्रू ये लोग दिल्ली में दाखिल होते हैं। तो ये हमने टाइमलाइन देख लिया है ऑलरेडी। फिर हम इसमें स्टडी करते हैं तौरीख क्या था। बाद में हम देखेंगे कैसे इन्वेजन हो रहा है, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे ब्रीफ में क्या क्या टर्म्स है इन जनरल हम देख रहे हैं इसमें। तो तौरीख के बारे में देखेंगे। तौरीख, इट वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, विच वाज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी था। ओके, एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी था। द ऑथर्स ऑफ तौरीख वेर पढ़े लिखे आदमी थे ये। सेक्रेटरीज हुए, एडमिनिस्ट्रेटर हुए, पोइट्स हुए, कोर्टियर्स हुए। ये लोग ये सब जो इवेंट होते थे उनको इन्होंने इसको कंपाइल करके तौरीख में लिखते थे। तो ऑथर ऑफ तौरीख यूज्ड टू लिव इन सिटीज, मेनली ये दिल्ली में रहते थे, और हार्डली ये विलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका विलेज के बारे में उतना ये नहीं था, इनका परसेप्शन जो था उनके क्लियर नहीं था। तो मेनली जो दिल्ली में ही रहते थे ये तौरीख। तो जो भी हमके अकाउंट्स मिलते हैं वो दिल्ली के बारे में मिलते हैं, कैपिटल सिटी के बारे में मिलते हैं। और अक्सर वो हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान्स के, और जो भी उनके सुल्तान्स के बारे में इसलिए लिखते थे ताकि उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिले, कि सुल्तान खुश हो जाएगा तो कुछ ना कुछ माला वाला निकाल के दे देगा। इस तरह की चीज़ें वो हिस्ट्रीज लिखते थे। दिस ऑथर एडवाइज द रूलर्स on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and the gender distinction। और इन्होंने ही जो एडवाइस करते थे जो भी रूलर्स थे कि आप जो भी सोशल ऑर्डर बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। इसीलिए आप देखोगे जब रजिया सुल्तान बनती है सुल्तान, तो जो नोबेलिटी इनकी होती है वो काफ़ी अपोज करती हैं। लेटर ऑन रजिया सुल्तान को मारा भी जाता है, तो पसंद होती नहीं है, क्योंकि होती है इल्तुतमिश की बेटी, लेकिन फिर भी उस पर उसका लीगल हेयर भी होता है, फिर भी वो रूल नहीं कर पाती इन्हीं के कारण, नोबिलिटी के कारण, इस्लामिक जो नोबिलिटी होती है। तो ये था कि तौरीख कौन थे। तो तौरीख एक्चुअली में क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज था दिल्ली सल्तनत का, और मेनली ये पढ़े लिखे लोग थे जो सुल्तान के बारे में लिखते थे ताकि कुछ ना कुछ उन्हें रिवॉर्ड्स मिल जाए। और यहाँ तक एडवाइस भी करते थे कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन, ये जेंडर का डिस्टिंक्शन है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद से इसमें देखें 6, 7, हाँ यहाँ पे 1236 में जो है जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी है, ये बनती है सुल्तान। इसमें जो मिन्हाज जो सिराज है उसने रिकॉग्नाइज किया था कि वो काफ़ी एबल थी, मतलब ऐसा नहीं थी कि बस उसे हेयर मिल गया था क्योंकि उसका फादर इल्तुतमिश था, नहीं, वो एबल थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी और क्वालिफाइड थी। इवन जो उनके ब्रदर्स थे उनसे ज़्यादा वो क्वालिफाइड थी। डिस्पाइट उसको रिमूव कर दिया गया अपने गद्दी से 1240 में। मिन्हाज सिराज
का ये सोचना था कि उसका जो रूल था वो अगेंस्ट था जो ऑर्डर, आइडियल ऑर्डर था गॉड का एस्टैब्लिश में था, उसके अपोज में था क्वीन का रूल। इसमें था कि जो विमेंस होंगी वो सबऑर्डिनेट होनी चाहिए मेंस के। तो ये विचार उस समय चलता था। तो रजिया सुल्तान ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये बनी, वहाँ पे बैठी, लेकिन इस मेंटेलिटी के कारण उसको गद्दी पे नहीं बैठाया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी होती है, याकूत उसका एक लवर होता है, उसको भी देखेंगे आगे जाके हम लोग। तो 1262 से लेकर 1289, 1289, इस पीरियड में हम देखते हैं कि बाकी सभी जगहों पे क्या चल रहा था। क्या ऐसी कोई विमेंस थी जो रूल करती थी? तो हाँ, साउथ में एक रूलर है, एक रानी है, क्वीन रुद्रमा देवी। इन्होंने रूल किया था काकटी डायनेस्टी में, ये मॉडर्न जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज कर लिया था। जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उन पे दिखाया जाता है कि वो एक महिला नहीं थी बल्कि एक पुरुष थी। तो 1262 से 1289 में एक पीरियड में मिलता है रुद्रमा देवी के बारे में। फिर आप 1980 यानी 80 से लेके 1003 के बीच में देखो तो डीडा एक रूलर थी, इन्होंने कश्मीर में रूल किया था। तो ये दो एक हैं, ऐसा नहीं है कि बस रजिया सुल्तानी थी। उस पीरियड के पहले भी आप देख सकते हो 1980 से लेके 1003 के बीच में डीडा हैं जो कश्मीर में रूल कर रही हैं। और साउथ में आपको एक मिल जाएगा क्वीन रुद्रमा देवी, जिन्होंने काकटी डायनेस्टी की थी, जो आंध्र प्रदेश में इन्होंने रूल किया था। फिर अर्ली 13th सेंचुरी में हम चलते हैं और 13वीं शताब्दी के आसपास। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत रेयरली वेंट बियॉन्ड द हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन। ठीक है, द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वेयर दिस डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड द प्लंडर ऑफ द सप्लाई। और ये चीज़ दिखा जाता था कि जो सुल्तान्स थे, जो अपर पार्ट था दिल्ली के आसपास के एरिया, वहीं पे रूल करते थे, उसके आगे नहीं जाते थे। जो भी फोर्टिफाइड टाउन्स है हेवली, जो बियॉन्ड हेवली फोर्टिफाइड टाउन्स के आगे उन्होंने नहीं गए। इसका कारण क्या था कि वो नहीं जाना चाहते। तो पहला चीज़ जो है, जो गैरिसन टाउन्स है बंगाल और सिंध का, उनको कंट्रोल करना दिल्ली से काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एक तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो था काफ़ी फ्रजाइल था, इसलिए ये लोग उधर नहीं जाना चाहते थे। दूसरी कारण थी कि मंगोल का इन्वेजन हो रहा था अफगानिस्तान के थ्रू, तो उनका था कि मंगोल का इन्वेजन को काउंटर करें कि हम इधर एक्सपेंशन करें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था दिल्ली से काफ़ी नज़दीक था, तो नॉर्थ वेस्ट से तो उनका था कि किसी तरह दिल्ली पे पकड़ बना के अगर रखेंगे तो हम मंगोल के इन्वेजन को काउंटर कर पाएंगे। अगर हम इधर एक्सपेंड करेंगे तो फिर हो सकता है कि मंगोल दिल्ली पे आके आक्रमण कर दें। और इसीलिए सुल्तान इन सब चैलेंजों को बेयर नहीं कर पाते थे। एक्सपेंशन हुआ, एक्चुअली नहीं एक्सपेंशन नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं तो धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू होता है। तो ये गियासुद्दीन बलबन के टाइम में ये पावरफुल रूलर थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों के टाइम में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो कैसे इन रूलर्स ने कैप्चर किया सब कॉन्टिनेंट को? तो पहला चीज़ कि इन्होंने जो गंगा यमुना का दोआब वाला जो एरिया था उसको क्लियर किया, उसके फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते थे, जो हंटर गैदरर्स रह रहे थे, उनको बाहर निकाला वहाँ से। वहाँ पे नए नए किले बनाए गए और धीरे धीरे रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना शुरू किया गया। तो क्योंकि उसके कारण ही प्रॉब्लम होती थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं था, तो धीरे धीरे उसको क्लियर किया इन्होंने। और फिर इन्होंने एम किया कि कैसे भी करके हम लोग गैरिसन टाउन्स और इनको कैप्चर करेंगे। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जाकर अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी यादव रूलर को भी उसने वहाँ पे उसको कैप्चर किया, उन सारे एरिया को। गुजरात में भी उसने अपने इन्वेजन किए। तो ये पीरियड था पूरा। हमने देखा कि क्या क्या इसमें मेनली जो सल्तनत पीरियड के रूलर्स ने किया था। इसमें सेकेंड, इसमें खिलजी के बारे में देखें तो सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। फिर ये तो आपका जो गैरिसन्स वाले जो टाउन जैसे कि बंगाल नज़दीक था, तो उधर धीरे धीरे ये लोग बढ़ते गए। इंटरनल फ्रंटियर जो थे, और एक्सटर्नल में आपका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं साउथ वाली जो पार्ट है, वहाँ पे भी धीरे धीरे इन्होंने जाना शुरू किया। पहले तो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में बात करें तो मिलिट्री एक्सपीडिशन टू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शुरू हुआ मेनली।
और इस कैंपेन में सुल्तान्स ने जो भी एलिफेंट मिलते थे, जो घोड़े हुए हैं, स्लेव्स हुए हैं, उनको कैप्चर करते थे और प्रीसियस मेटल जो भी मिलता था साथ में लेके आगे बढ़ते गए। तो पहले यहाँ पे एक पिक्चर है, आपको क्लियर समझ में आएगा इसमें। ये था दिल्ली। दिल्ली से आप देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक्सपीडिशन है कहाँ कहाँ गया। 1302 से 1299 में गुजरात में, 1302 से 1303 में वारंगल में, और रणथंबोर में 1301 में, चित्तौड़ में आपको देखने को मिलेगा 1303 में, ठीक है। 1305 में मांडे, मालवा, फिर आपका यहाँ पे देवगिरी में आप देखो 1296 में देवगिरी पे इसने कैप्चर किया, कारा से होते हुए फिर देवगिरी पे अटैक किया। देवगिरी के बाद 1311 में आपको देखना मिलेगा वारंगल में वापस अटैक किया, प्रताप रुद्रदेव, वहाँ काकेटे रूलर थे वारंगल के। फिर यादव रूलर देवगिरी, रामचंद्र इनका नाम था, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया। फिर द्वार समुद्र में एक रूलर थे बीर वल्लभथरी, ये होयसाला रूलर थे। तो यहाँ पे भी उनका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो उनका स्लेव था उसने इन सब एरियाज पे अटैक किया और उसे कैप्चर भी किया। यहाँ तक कि आप देखोगे मदुरई में वीर पांड्या, और यहाँ पे भी इसने अटैक किया, और तंजावुर में भी। तो साउदर्न एक्सपीडिशन आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखने को मिलता है कि काफ़ी अंदर तक ये जाके इसमें इन्वेड करता है अलाउद्दीन खिलजी। बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बेगमपुरी मॉस्क को बनाया था। मॉस्क ऑफ द जहांपना, द सैंक्चुरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हिज न्यू कैपिटल दिल्ली। तो बेगमपुरी मॉस्क इज बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बना था। ये प्रमुख मस्जिद था किसका, जहांपना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। तो सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड को क्या जहांपना बोला जाता था, उसका एक ये प्रमुख मस्जिद था। ये कैपिटल दिल्ली में बना हुआ था। मोठ की मस्जिद की बात करें तो सिकंदर लोदी ने के समय बना था, उसके मिनिस्टर ने ये बनवाया था। तो मोठ की मस्जिद वाज बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। The early Delhi Sultans, especially the Iltutmish, favored the special slaves purchased for the military service called the बंदगान in the Persian। तो बंदगान थे, कौन थे? तो बंदगान एक्चुअली में जो स्पेशल स्लेव्स परचेज करते थे ये लोग मिलिट्री सर्विस के लिए, उसको बंदगान कहा जाता था सल्तनत पीरियड में। तो खिलजी और तुगलक के टाइम में आपको काफ़ी स्लेव का दिखेगा कि जो लोअर कास्ट के बर्थ के लोग हैं उनको स्लेवरी में डाला जाता था। ये स्लेव होते थे और सर्वेंट होते थे जो भी सुल्तान है। लेकिन धीरे धीरे इनका भी राइज देखने को मिलता है, ये लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाके बैठने लगते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि जो लोअर बर्थ के लोग हैं उनका हाई पोजीशन पे नहीं देना चाहिए था। तो इसको तौरीख जो है तौरीख क्रिटिसाइज करते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है जो स्लेव्स का जो धीरे धीरे ये इंक्लिनेशन होता है और ये एलीट वाली पोजीशन पे बैठते हैं, तो फिर कौन इनको क्रिटिसाइज करते हैं? जो तौरीख्स हैं, जो लर्न मैन हैं, ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं यहीं पे कि ये अपना बंदगान यूज़ करते थे टू एनरेज पीपल ऑफ द हम्बल बट हु ऑफन देयर क्लाइंट टू हाई द हाई पॉलिटिकल पोजीशन। दे आर अपॉइंटेड एज द जनरल्स अपॉइंट हुए, गवर्नर अपॉइंट हुए, एंड ऑल्सो इसके कारण से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। द स्लेव एंड क्लाइंट वे, जो क्लाइंट थे लॉयल्स होते हैं मास्टर और पैटर्न्स के, वो किंग के नहीं होते थे, जिसके मास्टर है उसी को रूल फॉलो करेंगे। और नए जो भी सुल्तान आते थे उनके अपने सर्वेंट और स्लेव्स होते थे। तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि वो लोग नए जो हेयर्स, अगर नया किंग आ गया, अगर पुराना कोई सुल्तान है उसका अगर स्लेव है, तो जो नए रूलर्स आए उनकी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि वो मास्टर्स जो हैं उस मास्टर्स की बातों को ही मानेगा स्लेव। तो ये एक दिक्कत थी। तो उससे जो नोबेलिटी थे, जो तौरीख थे, उसको क्रिटिसाइज किए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो नोबल पोजीशंस हैं उनमें हमें जो हाई ऑफिसेस हैं वहाँ पे लोअर बेस बॉल लोगों को अपॉइंट नहीं करना चाहिए सुल्तान्स को। जियाउद्दीन बर्डी ने इसको अपने क्रॉनिकल्स पे लिखा है। 14वीं सेंचुरी में एक क्रॉनिकल था ये। इसने रिपोर्ट किया कि जो भी अपॉइंटमेंट है इनके स्लेवरी का, दिस इज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ द पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो जियाउद्दीन बर्डी का सिंपल कहना था कि जो भी जो सुल्तान्स थे अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनका
कोई पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है उनके पास, दे आर इनकैपेबल टू रूल। फिर इसमें एकता एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है। एकता क्या है इसको देखते हैं। अर्लियर जो सुल्तान्स थे, एक उस समय से चला आ रहा है एकता का सिस्टम। तो उसमें क्या था कि खिलजी और तुगलक जो मनाक थे वो अपॉइंट करते थे जो मिलिट्री कमांडर को गवर्नर की थ्रू डिफरेंट जो टेरिटरीज थे वहाँ पे रूल करने के लिए, क्योंकि हर जगह डायरेक्ट ये रूल नहीं कर सकते, तो गवर्नर के थ्रू ये रूल करते थे। तो उनको एकता दिया जाता था कि कोई एक लैंड है, आप लैंड ले लो, उस पर्टिकुलर लैंड पे आप उसकी क्या मिलिट्री प्रोटेक्शन आप दोगे, उसको देखोगे, और वहीं से आप रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने मतलब वो एकता हुआ है कि आपका खुद रख सकते हो, और अपने जो भी सैनिक हैं उनका फूड और फिर जो भी प्रोविजंस करने हैं आप कर सकते हो, उनको सैलरी दे सकते हो। तो ड्यूटी ऑफ मुक्तीज जो होल्डर होते थे इकताज को कहा जाता है इक्तदारिया मुक्ति। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वर टू लीड द मिलिट्री कैंपेन एंड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इकताज। और एक्सचेंज में मिलिट्री सर्विसेज में क्या जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं एज असाइनमेंट, उसको सैलरी के थ्रू में रख सकते हैं, और इसी के थ्रू वो अपने सोल्जर्स को भी पे करते थे। द कंट्रोल ओवर द मुक्तीज वाज द मोस्ट इफेक्टिव। और एक चीज़ थी इसमें कि जो मुक्तीज थे वो नॉन इनहेरिटेबल थे, यानी कि उसका बेटा होगा तो उसका हकदार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए असाइन किए जाते हैं, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म पीरियड का होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इनहेरिटेंसी वाली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता था और इनहेरिटेबल नहीं था, सिंपल सी चीज़ थी, इसीलिए काफ़ी स्टेबल भी था एकता का जो सिस्टम था। द हार्श कंडीशन ऑफ द सर्विस वेरी ग्रेटली इम्पोज ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर देखिए तो जो ये इकताज का सिस्टम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक और ये खिलजी के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भी अकाउंटेंट थे इसमें, तो उन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट ये था कि चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहे हैं मुक्तीज के द्वारा, कि कोई उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, कोई करप्शन तो नहीं है, उसको देखने के लिए। और ये भी देखा जाता था कि जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखने हैं, क्या वो लोग रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेनली तो प्रोटेक्शन करना है सोल्जर्स के थ्रू ही। और ये था, तो ये सब इकताज के बारे में देखिए। फिर आता है टैक्सेशन का सिस्टम, कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। एक था इसमें कल्टीवेशन पे जो था उसको बोलते थे खरज, फिर कैटल्स पे और हॉर्सेस पे, बाद में इसका हम नाम भी देखेंगे। कल्टीवेशन पे जो लगता था उसे खरज कहते थे, ये अराउंड 50% था, अबाउट 50% लगता था ये टैक्स। फिर अगर बात करें मंगोल्स का, तो आप देखा था हमने कि मंगोल्स के कारण ये जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे काफ़ी इन्वेड नहीं करना चाहते थे इधर हिंटरलैंड वाले एरियाज़ पे। तो मंगोल्स अंडर द गहनीज खान इन्वेडेड द ट्रैनोक्सियामा इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 में मंगोल्स ने अटैक किया यहाँ पर, एंड द दिल्ली सुल्तान फेस देयर द ऑनस्लॉट सून आफ्टर। तो 1219 आप पीरियड देखो, टाइमलाइन अगर देखें हम यहाँ पे, तो 1219 कौन सा पीरियड है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जब स्लेव डायनेस्टी चल रही है, यानी कि इल्तुतमिश के आसपास मंगोल्स इन्वेड करते हैं एक बार। तो उस टाइम में अगर देखें तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1219 में इन्वेडेड द ट्रैक्सोनोमा, फिर नॉर्थ ईस्ट ईरान से होते हुए ये फिर दिल्ली सल्तनत को भी इसका ऑनस्लॉट फेस करना पड़ा। तो ये जो रीजन भी था कि क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ये लोग हिंटरलैंड पर अटैक नहीं कर रहे थे, दिल्ली में इस्टेब्लिश थे। तुगलक, सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी, दे रूल्ड फ्रॉम द दिल्ली एंड आगरा until by then जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and entire south had an independent ruler who established the flourishing state and the capital। तो यहाँ पे क्या, जब तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी रूल कर रहे थे दिल्ली में और आगरा तक, तब तक आप जो बंगाल देखो, जौनपुर देखो जो यूपी में है, मालवा, गुजरात, राजस्थान और इंटायर साउथ का जो एरिया है, उसमें इंडिपेंडेंट रूलर धीरे धीरे देखने को मिलने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, खिलजी का एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, उसके बाद धीरे धीरे इनका कंट्रोल कम होने लगता है। फिरोजा शाह तुगलक के बाद तो कम ही हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद लोधी आते आते यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी के बारे में देख लेते हैं। शेर शाह सूरी 1540 के आसपास, यानी आप देख लो तो फिर मतलब पूरा स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी है और सल्तनत पीरियड ख़त्म है ऑलमोस्ट। तब यहाँ पे हमें एक रूल देखने को मिलता है
रोल देखने का मिलता है किसका, शेर शाह सूरी। इंपॉर्टेंट रूलर है ये, सासाराम, बिहार के सासाराम में ये इनका ये था, रूल था पहले। तो शेर शाह सूरी जो थे 1540 से 1545 तक रूल करते हैं। इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था, वो मैनेजर थे, एक स्मॉल टेरिटरी थी बिहार में, वहाँ पे उन्होंने हुमायूं तक को हराया 1530-1540 में। यहाँ तक कि हुमायूं को डर था, जब तक शेर शाह सूरी था वो अटैक करने आता ही नहीं था, भाग गया था यहाँ से। और शेर शाह सूरी कैप्चर्ड द दिल्ली, एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, अपनी क्या सूरी डायनेस्टी इसने एस्टैब्लिश की। हालांकि काफ़ी कम पीरियड तक इसने रूल किया, 1540 से लेकर 55 तक ही इन्होंने रूल किया, 15 साल के लिए। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड द एलिमेंट फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो उनका जो बाजार का कंट्रोल सिस्टम था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, उन सब चीज़ों को इसने शेर शाह सूरी ने इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें थी, एक ब्रीफ में हमने देख लिया, टाइमलाइन देखा हमने कि कौन कौन से तोमर्स कौन हैं इसमें, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान, ऐबक के बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा इसमें ये भी पढ़ा कि क्यों ये लोग जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे अटैक नहीं करते थे, दिल्ली में इस्टेब्लिश थे, हिंटरलैंड बंगाल वाले रीजन में नहीं जाते थे। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जब आता है या फिर तुगलक आते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये लोग घुसने लगते हैं इस पीरियड में, क्या बोलते हैं, साउथवर्ड एक्सपेंशन इनका शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखा हमने। फिर हमने क्या देखा इसमें, फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो एक्सपीडिशन है, बीरबल घोषाला रूलर के, फिर रामचंद्र जो यादव रूलर थे, रुद्र प्रताप देव, ये वारंगल में इसने अटैक किया। फिर हमने बेगमपुरी मॉस्क के बारे में देखा, किसने बनवाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। और फिर मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी। फिर आप देखो तो इसमें तौरीख के बारे में समझा, तौरीख कौन थे इसमें, तौरीख जो थे जो पढ़े लिखे लोग थे कुछ, जो सुल्तान के बारे में लिखते थे, मेनली ये कहाँ शहर में ही रहते थे। फिर इक्ता के बारे में देखा, एक इक्ता इनहेरिटेबल है, मतलब नॉट इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। फिर हमने देखा कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं उसमें। और फिर मंगोल्स के बारे में देखा कि मंगोल जब 1219 में अटैक किए तो एक दिल्ली सल्तनत पे डायरेक्ट ऑनस्लॉट था। फिर शेर शाह सूरी को हमने देखा। ये तो हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स है उसको कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद का लूसेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे, और इन सब चीज़ों से हम रिलेट भी करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, ये पॉइंटर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तौरीख हुआ, वर्ड्स जो भी हुए हैं। और तो इस बेसिक आइडिया आपको मिलेगा। आइडिया ये मिला कि दिल्ली में क्यों इस्टेब्लिश थे दिल्ली सल्तनत के लोग, और धीरे धीरे क्यों यहाँ पे जो मंगोल्स का अटैक हुआ, फिर कैसे अलाउद्दीन खिलजी और फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है धीरे धीरे साउथवर्ड एक्सपेंशन कैसे किया, कौन कौन से एरियाज़ को उसने जीता। फिर हमने देखा कि यहाँ पे इक्ता का सिस्टम क्या है, उसको हमने समझा, कैसे इक्तदारी दी जाती है, उसके इक्तदार को मुक्ति कहा जाता है। उनका जो मस्जिद था बेगमपुरी मॉस्क के बारे में देखा, मौत की मस्जिद के बारे में देखा। ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद लूसेंट का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करेंगे।